हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिकुल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर मेटल नॉन मेटल से प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे आज लास्ट 20 इयर्स में जो भी मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, गिव द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं हम लोग जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाता है। तो बच्चों जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाता है उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट, सम मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद अ हार्ड सरफेस। तो बच्चों अगर हम किसी हार्ड सरफेस से अगर हम किसी मेटल पे स्ट्राइक करते हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सोनोरस। नेक्स्ट वन, आयोडीन एक नॉन मेटल है विच हैज शाइन। इट मींस दैट शाइन को हम लोग वर्ड यूज करते हैं बच्चों लस्ट्रस। तो यहां पर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सेकंड आ जाएगा सोनोरस एंड आएगा नेक्स्ट वन लस्ट्रस। चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्यूमिनियम। तो बच्चों अगर हम एल्यूमिनियम के ऊपर स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम स्टीम से कराते हैं तो बनता है बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2015 में पूछा गया है। क्लियर, नेक्स्ट बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, क्लीन करते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इन वाटर इन हाई। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगेन बोला गया है कि अगर हम CO2 को हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं पानी के साथ तो क्या होगा। तो बच्चों जब CO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं उनके अंदर क्या होती है, CO2 डिसॉल्व रहती है वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। क्लियर, तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चलते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, व्हाई द ऑक्साइड्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है और पूछा क्या गया है ये भी सुन लो आप लोग। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जैसे जिंक ऑक्साइड होता है इसे हम कार्बन के थ्रू क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इसे हम कार्बन के थ्रू रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम Al2O3 है, अगर आप कार्बन के साथ इसे रिड्यूस करने की कोशिश करोगे तो ये रिड्यूस नहीं होगा कार्बन से। ये पूछ रहे कि क्यों नहीं होगा। एक्चुअल में पता क्या बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम है ना इसका जो लगाव है, जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, कार्बन के साथ कम है। इसका कार्बन से लगाव कम है, ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए कार्बन यहां से इस ऑक्सीजन को निकाल नहीं पाएगा और इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं हमने आंसर में क्या लिखा है। हमने लिखा है द ऑक्साइड्स ऑफ अ वेरी रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिड्यूस विद कार्बन। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनकी एफिनिटी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए वहां से उसको रिमूव नहीं कर पाते। सो कार्बन इज नॉट एबल टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम दीज मेटल ऑक्साइड, हेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मेटल। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में 2 बार पूछा गया, 2014 आया देन 2015 में आया, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर कवर्ड विद प्लास्टिक्स। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं कवर्ड विद प्लास्टिक क्यों होती है, तो ये बात तो आप सब लोग जानते हैं। एक्चुअल में जो मेटल होता है हमारा उसकी वायर्स बनी होती है। मान लो ये कॉपर की कॉपर की जो है ये वायर बनी है, तो इसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है बच्चों। इसके ऊपर क्या होता है? एक
आपने देखा होगा ग्रीन या फिर ब्लैक या फिर रेड ऐसे इंसुलेशन होते हैं तार के ऊपर, भाई ये होते हैं इंसुलेटर। क्या होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं। और इनसे क्या होता है, आपको करंट नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है इंसुलेटर। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन का आंसर, कहते हैं इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे कि कॉपर। इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड विद व्हाट, प्लास्टिक, और वी कैन से इंसुलेटर। एक्ट एज अ सेफ्टी मेजर, तो मैंने पहले बताया था कि सेफ्टी मेजर की वजह से ऐसा किया जाता है। इट सेव अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर्स। चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। और भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन फिर से आपको मार्क करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एलॉय पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नो डाउट। तो यहां पर देखो बच्चों क्या पूछा है, ये गिव द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय, जिसमें सबसे पहला एलॉय इसने पूछा है ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन, सिल्वर। आपको बताना है कि ये किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर मैं ब्रास की बात करूं तो ब्रास बना है कॉपर एंड जिंक से। अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर एंड टिन से। और जर्मन सिल्वर होता है बच्चों कॉपर, निकल एंड जिंक से। तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखने पड़ेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलॉय के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है रस्ट का Fe2O3 एंड H2O, और वो भी कितने, XH2O, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मोर देन 1 2 3 4 5 कितने भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। क्लियर बात है बच्चों। नेक्स्ट वन बात, चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम लोग बच्चों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एन एलॉय हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। देखो भाई ये कह रहे एक एलॉय है जो कि बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है। तो बच्चों वो एक्चुअल में ना लेड का एक एलॉय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्डर बोलते हैं। और ये जो सोल्डर आप लोग देख रहे हो इसके अंदर बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है बच्चों लेड और एक होता है इसके अंदर टिन। लेड को रिप्रेजेंट करते हैं पीबी से, टिन को रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। तो यहां पर दो चीजों का मिक्सअप होता है, ये किस किसका, लेड का एंड टिन का, और इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज किया जाता है। और एक और बताऊं इसको मैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। चलो चलते हैं भाई 9 वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों जो मेटल है ना, जो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है वो होती है बच्चों मरकरी। कौन सी होती है, मरकरी होती है। और बच्चों जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, दैट इज ब्रोमाइन। तो भाई इसके दोनों आंसर हमें बिल्कुल क्लियर हैं और ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि इसके जो आंसर है वो ब्रोमाइन एंड मरकरी है। मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ब्रोमाइन इज नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एक्टिव मेटल जब HNO3 से रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती है। क्यों नहीं करती आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी मेटल हैं जो इसके साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देती हैं। ये पूछ रहा है वो कौन कौन है। तो बच्चों ये दो हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने की पावर रखती है। क्लियर। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। भाई जब सोडियम मॉइस्चर मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा तो बेस बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मतलब हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर फॉर्म होगा।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2013 में पूछा गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 2013 में ही आया है क्वेश्चन। लिखा है वाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और। देखो बच्चों, आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि जब भी आपके पास कोई कार्बोनेट और होगा और जब भी आपके पास कोई सल्फाइड और होगा तो आपको उस और को पहले ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, अब Zn आपके पास ZnS होता है तो आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दें तो ये ZnO और प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास ZnCO3 है, इसे आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं तो ये भी आपका ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में आप कर क्या रहे हो बच्चों? दोनों ही केसेस में आप इस ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर रहे हो किसको? सल्फाइड एंड कार्बोनेट और को। अब ये पूछ रहा है क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में ZnS से Zn को निकालना थोड़ा टफ काम है, ठीक है, और ZnO से Zn को निकालना ये थोड़ा इजी काम है। तो बच्चों कुल मिला के मुझे एक बात समझ में आती है, क्योंकि ZnO से मेटल को निकालना इजी है एज कंपेयर टू व्हाट? ZnS। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो लिखा भी है देखो, सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और इट इज इजियर टू रिड्यूस एन ऑक्साइड और एज कंपेयर टू देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट और। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2013 अगेन पूछा गया है क्वेश्चन। लिखा है फ्रॉम अमंगस द मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, नेम द मेटल। सबसे पहले इसने पूछा है विच रिएक्ट विद वाटर ओनली बॉइलिंग, मतलब ये केवल हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों हॉट वाटर से रिएक्शन करता है कौन? मैग्नीशियम। और साथ में नेक्स्ट वन लिखा है कि भाई स्टीम से कौन करता है? स्टीम से करता है कॉपर। एक्चुअल में जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में रहते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, जो थोड़ा नीचे आते हैं वो हॉट वाटर से करते हैं, जो और नीचे आते हैं वो फिर स्टीम से करते हैं, और जो और नीचे आते हैं वो फिर वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते किसी भी कंडीशन में। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नेम अ मेटल विच नीदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड रिएक्ट विद स्टीम। तो मैंने कहा था जो टॉप में रहते हैं वो कोल्ड से करते हैं, जो थोड़ा नीचे आते हैं वो हॉट से करते हैं, और जो से नीचे आते हैं वो स्टीम से करते हैं। इसमें एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास आता है आयरन। आयरन रिएक्शन करता है वाटर से और प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन होती है, बहुत देर तक रिएक्शन करानी पड़ती है, तब जाके हमारा ये आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जब आयरन स्टीम से प्रोलॉन्ग काफी देर तक रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो ध्यान रखना Fe3O4 बनता है इस कंडीशन में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में 2011, 12 और इसके बाद भी पूछा गया है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है? नेम टू मेटल विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन मेल्ट ऑन आवर पाम। भाई दो मेटल मेरे पास होती हैं, एक जिसका नाम है गैलियम और एक जिसका नाम है सीजियम। ये दोनों मेटल बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। अगर आप इन्हें अपने हाथ पे रखेंगे तो आपके हाथ पर ही पिघल जाएंगी ये, आपके हाथ से लेटेंट हीट लेकर। क्लियर बात है ना? तो बहुत ही इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो आपके पाम पर पिघल जाएगी, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। नाम है सीजियम एंड गैलियम, मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है ये। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस एंड अ मेटल विच इज नॉन लस्ट्रस। मतलब 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, 20 साल से भी ज्यादा क्वेश्चन हो गए इस वायवे। देखो कहता है आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि चमकता है। उसने बोला था कि एक देखो मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं ना वो चमकते नहीं है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है। उसके बाद लिखा है सोडियम। ज्यादातर मेटल जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, सोडियम एक नॉन लस्ट्रस मेटल है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और इतना ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसके ऊपर एक इसके ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से डलनेस आ जाती है। क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? फास्ट ट्रैक करते हैं, फटाफट से निपटाएंगे काफी सारे क्वेश्चन। देखो ध्यान से। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में।
17 क्या कहता है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम अगर कोई आपसे बोलता है तो क्लास 10th बेस पर आप एक बात का ध्यान रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दो नाम तो अपने दिमाग में सेट कर लो, ZnO और भाई दूसरा है Al2O3, मतलब जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो अपने दिमाग में सेट कर लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक तो इसमें जिंक ऑक्साइड होगा, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, साथ में वाटर भी अपने आप में एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किन्हें कहते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे। तो तीन आंसर में जाएंगे, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 था वो, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है बच्चों, अ ग्रीन लेयर ग्रेजुअली ऑन कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन अ बाथरूम, व्हाट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इन पे 2012 लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके ये उसके बाद फर्दर भी पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो भाई, जो कॉपर होता है ना, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आती है। कॉपर के ऊपर, कॉपर होता है भाई ब्राउन कलर का, ठीक है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का, इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है और वो आती है ग्रीन कलर की, वो लेयर आती है इसके ऊपर ग्रीन कलर की। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर होती है बच्चों, ये होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर जो है, ये हमारे कॉपर वेसल्स के ऊपर आती है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3, एंड बेसिक के लिए लग जाता है CuOH होल ट्वाइस। तो यहां पर लिखा भी है, द ग्रीन कलर सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड इट्स फॉर्मूला इज CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सॉरी, इट्स अगेन मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अरे बच्चों, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? NaCl अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड है। Na पर चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl पे होता है नेगेटिव। इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भाई NaCl के अंदर जो ये बॉन्ड बना है आयनिक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखा है, द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच हैव the strong force of attraction between opposite charge ions, so a lot of energy is required to break this force of attraction. Due to this they have very high melting and boiling points. क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलो चलते हैं आगे फटाफट से, चलो। तो बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, डिफाइन द टर्म मेटलर्जी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मेटलर्जी क्या है। तो बेटा ये प्रोसेस होता है किस चीज का, ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी भी और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। तो लिखा है, डिफाइन द टर्म मेटलर्जी, स्टेट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी। तो यहां पर देखो बच्चों, मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर और जो यहां पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जिसमें सबसे पहला हमने बोला है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, फिर कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। ये कुछ प्रोसेस हैं जो हमारे रिफाइनिंग में, जो एक्सट्रैक्शन में यूटिलाइज होते हैं। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं, रिपीटेड भी क्वेश्चन है काफी सारे। लिखा है व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, हाउ आयनिक कंपाउंड फॉर्म। तो बेटा आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आयनिक कंपाउंड बनते कब है, जब एक मेटल रिएक्शन करता है एक नॉन मेटल के साथ, और बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से कहां पर, नॉन मेटल पर, तब जाके बनता है कौन, एक आयनिक कंपाउंड। दैट इज आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। या आप ये भी कह सकते हैं वन लाइन में, दैट इज द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। तो कुछ NaCl, MgCl2, AlCl3, तो ये सब क्या है बच्चों, ये अपने आप में आयनिक कंपाउंड है। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स हैं। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इट नेचर एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर सिल्वर एंड गोल्ड फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो 10, 11, 12 कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन। देखो बच्चों इतनी बार पूछा गया तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है ये, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो ये कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो तो ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे कंबाइन स्टेट में मिलता है, लेकिन ये जो सिल्वर एंड गोल्ड है Ag एंड Au ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं भाई, फ्री स्टेट में मिलते हैं। रीजन पूछ रहा है क्यों। एक्चुअली एल्यूमिनियम तो होता है रिएक्टिव मेटल, और गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्शन करना ही नहीं चाहते, इसलिए फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो आपको यही समझाना है कि भाई ये दो जो गोल्ड एंड सिल्वर हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, दैट्स व्हाई ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। लिखा भी है एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल एज इट प्लेस अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, इट रिएक्ट विग्रसली विद एग्जिस्ट कंबाइंड फॉर्म, ठीक है ना। ये रिएक्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जबकि गोल्ड इज गोल्ड इज प्लेस मच बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी बहुत नीचे है, और ऐसे सिल्वर भी। इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिखो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं फ्री स्टेट में मिलते हैं, दैट्स क्लियर। चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, फ्लो लिख सकते हैं आप लोग, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड डू नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये कह रहे हैं कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराते, जबकि मोल्टन स्टेट में कराते हैं। एक्चुअल में आयनिक जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं जब आप उन्हें लिक्विड में और वी कैन से पानी में मिलाते हो तो वो आयंस में टूट जाते हैं, और ये आयंस आपकी हेल्प करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में। लेकिन अगर आप इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स को सॉलिड फॉर्म में बात करोगे, अगर आप इन्हीं आयनिक कंपाउंड की बात सॉलिड फॉर्म में करोगे तो सॉलिड फॉर्म में ये आयंस फॉर्म नहीं करेंगे, और अगर आयंस फॉर्म नहीं करेंगे तो आयंस ही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में। तो बस आपको यही लिखना है कि सॉलिड फॉर्म में आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराते हैं। लिक्विड फॉर्म में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई ध्यान से, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड इन एयर, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बच्चों, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स y एंड z। एक नॉन मेटल है x जो दो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है y एंड z। y इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मैं तो यही समझ गया
जब इसने कहा ना वाई इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस वेयर एज जेड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डेस्ट है बच्चों, हार्डेस्ट कौन होता है, डायमंड होता है, और जे गुड कंडक्टर है जेड, तो बच्चों जेड अपने आप में ग्रेफाइट है। और आपको मैं बता दूं ग्रेफाइट और ये दोनों जिसकी बात कर रहे हैं ये कार्बन है, मतलब कार्बन के दो फॉर्म है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है जबकि ग्रेफाइट अपने आप में गुड कंडक्टर है। क्लियर बात है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 26 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नो डाउट आपको बोर्ड एग्जाम 24-25 में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन कहता है व्हाई कैल्शियम फ्लोट ओवर वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर पूछा गया 2011 में आया, 13 में आया, नो डाउट इसके बाद फर्दर भी आया है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर गया है लेकिन क्वेश्चन सेम था। अब ये कह रहे हैं कि कैल्शियम को जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो उसके ऊपर फ्लोट क्यों करता है। देखो बच्चों जैसे ही आप कैल्शियम को पानी के अंदर डालते हो ना, जैसे ही आप कैल्शियम को पानी के अंदर डालते हो, मैं मान लेता हूं कि भाई ये कैल्शियम है, तो क्या होता है कि पानी के साथ रिएक्शन करता है और साथ में इसके साथ हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। और वो बबल क्या होते हैं, वो बबल इसकी सरफेस पे चिपक जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है ये हाइट गेन करता है और ये फ्लोट करने लगता है, ये ऊपर रेज करेगा और ऐसे फ्लोट करने लगेगा पानी में ऊपर। तो क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो उसको चिपक गए, जिसकी वजह से क्या हुआ ये फ्लोट करने लगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। इलस्ट्रेट द एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो बच्चों जब भी आप किसी एसिड, तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया एक एसिड HCl का, और यहाँ पे गैस कौन सी निकली बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकली। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आओ तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है दैट्स व्हाई जो गैस वहां पे इवॉल्व हो रही है दैट इज हाइड्रोजन। तो लिखा है हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। और टेस्टिंग के बारे में लिखा है इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल नियर द गैस, द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न विद पॉप साउंड। तो बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी, चलो तो चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एन एलिमेंट X form two oxide XO and XO2, the XO has no reaction on litmus solution but XO2 turns litmus to red। देखो बच्चों एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ये जो XO एंड XO2 है ये तो है बच्चों CO2, जिसको अगर आप पानी में मिलाओगे तो भाई ये एसिडिक होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो होते हैं बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, और यही कन्वर्ट कर रहा होगा लिटमस को रेड में। XO होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये होगा न्यूट्रल, इसीलिए लिटमस पे कोई फर्क नहीं डाल रहा होगा। तो यहां पे लिखा है द XO is neutral in nature and no action on the litmus solution। लेकिन जो XO2 है एसिडिक है नेचर में, जो कि टर्न करेगा किसको, लिटमस को रेड में। अब ये कह रहे हैं द एलिमेंट X इज अ नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल क्यों है, मैंने बताया ना नॉन मेटल के ऑक्साइड ही एसिडिक होते हैं, इट फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन मेटल। और भाई ये पूछ रहा था कोई ऐसा एलिमेंट, अरे भैया कार्बन की बात कर रहा था ये बार बार, ये कार्बन है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। देखो बच्चों
ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क करके चले। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है व्हाई डू सिल्वर ऑर्नामेंट लॉस देयर शाइन व्हेन केप्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम्स। ये कह रहा है कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं वो कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद अगर आप ओपनली उन्हें एयर में रखोगे तो वो काले पड़ जाते हैं। तो वो काले क्यों पड़ते हैं? एक्चुअल में वो क्या होता है कि जो हमारे सिल्वर मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करता नहीं है, इसलिए वो सिल्वर ऑक्साइड तो नहीं बनाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो अपनी शाइन क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि सिल्वर रिएक्ट कर जाता है सल्फर के कुछ कंपाउंड से जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और सल्फर के जो कंपाउंड हैं वो एक ब्लैक लेयर बना देते हैं सिल्वर सल्फाइड की। तो आपको ध्यान रखना वो जो लेयर बनती है वो सिल्वर सल्फाइड की बनती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टार्निशिंग। क्या बोलते हैं? टार्निशिंग। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टार्निशिंग, ठीक है ना। तो टार्निशिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड लेयर ओवर अ सिल्वर ऑर्नामेंट ड्यू टू विच इट बिकम ब्लैक, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों टार्निशिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाई डू वी यूज कॉपर एल्यूमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। 2011 2015 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि जो हम इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं उसमें हम लोग बच्चों कॉपर का और एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं? आपने देखा होगा या तो एल्यूमिनियम की वायर यूज करते हैं या फिर कॉपर की। देखो इन दोनों में ना दो खास बात है, एक तो दोनों के दोनों डक्टाइल होते हैं, और भाई दोनों के दोनों क्या है? गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी के। क्या है? गुड कंडक्टर भी हैं। क्लियर है? इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं। लिखा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए दो ही चीजें तो चाहिए, पहला वो तार बन जाए, इसका मतलब डक्टिलिटी होनी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी, उसमें टॉप में जो होते हैं वो तो भाई रिएक्शन करते हैं बहुत दबा के, मिडल वाले थोड़ा कम रिएक्शन करते हैं, जो नीचे होते हैं ना वो कहीं भी रिएक्शन नहीं करते। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कुछ ऐसे मेटल्स के नाम बताओ जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते या फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो आप 3 नाम बताएं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना। तभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यहां पर हमसे पूछा गया था भाई नेम द मेटल, तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर बताया, बाकी आप इसमें प्लैटिनम भी लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहते हैं व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द ग्रिल्स। ग्रिल्स पर पेंट हम क्यों अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों ग्रिल पे पेंट क्यों करते हैं सब जानते हैं, रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके रस्ट हो जाता है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर है ये अपने आप में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। लिखा है व्हाई डज स्टेनलेस स्टील गॉट रस्टेड नॉट गेट रस्टेड इजीली। कहता है जो स्टील होता है वो इजीली रस्ट नहीं होता। अरे भाई देखो सीधी सी बात है, जो स्टील है वो अपने आप में मेटल नहीं है, उसका बना दिया गया अब एलॉय। लिखा है स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट इजीली बिकॉज इट कंटेन क्रोमियम। क्रोमियम जो है इसको रस्ट से बचाता है, विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट। क्रोमियम क्या करता है? क्रोमियम जो कि हम स्टील बनाते हैं ना, जब तो स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम, कार्बन, निकल, आयरन, इन सबको मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो क्रोमियम होता है वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनाता है, जैसे ही ऑक्सीजन आके स्ट्राइक करता है स्टील पे तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने आप ऊपर बना लेता है और वो इसको स्टील को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द रस्टिंग, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? गिव रीजन व्हाई प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। देखो बच्चों इनको ज्वेलरी बनाने का क्या मोटिव हो सकता है? एक तो बेटा इनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन होती है, दूसरा ये ना रस्ट नहीं होते, मतलब ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, रस्ट नहीं होगा मतलब,
ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हो, सॉरी रस्ट वर्ड अगर हम ना यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, हमें कहना चाहिए कोरोड नहीं होती है मेटल, ये डिग्रेड नहीं होगी इनकी क्वालिटी टाइम के साथ साथ। आपने देखा होगा गोल्ड के जो आप रिंग्स वगैरह पहनते हो तो वो गोल्ड के रिंग्स वगैरह बिल्कुल सेम रहते हैं सालों साल, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है आपसे ऑर्नामेंट प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर के ही क्यों बनाए जाते हैं, तो आप बताना उसको कि भाई एक तो ये ना कोरोड नहीं होते, ठीक है ना, दूसरी बात ये मैलिएबल डक्टाइल होते हैं तो इजीली ज्वेलरी इनसे बनाई जा सकती है। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर अलॉय मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर। देखो बच्चों, जो सोल्डर होता है मैंने बताया था अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अलॉय है टिन एंड लेड का, ठीक है। जो सोल्डर है ये आपका एक तो इसमें टिन होता है और एक इसमें होता है बच्चों लेड, इन दोनों से मिलके बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, और यही प्रॉपर्टी यूज की जाती है इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने में, क्योंकि मेल्ट होता है, मेल्ट होके क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जम जाता है। आपने देखा भी होगा तार होती है जिससे इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ा जाता है किसी शीट वगैरह पे। चलो, तो सोल्डर है भाई इसका आंसर, ठीक है, सॉरी सोल्डर नहीं कहेंगे, हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है इसलिए वहां पर यूटिलाइज होता है। इसने पूछा था कि क्यों यूज होता है। अच्छा एक बात देखो, नोट में लिखिए, मल्टीपल में आपके काम आ सकती है, कि जो सोल्डर होता है इसके अंदर 50% लेड होता है और 50% टिन होता है। चलो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं बच्चों। 36 कहता है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन with atomic number 14 2010, with atomic number 15 2010, with atomic number 35। तो भाई आपको बताना है कि इनकी वैलेंसी क्या होगी। देखो ध्यान से, इधर ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर सिलिकॉन का 284, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 4, क्योंकि आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करने होते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। यहां पर क्या है बच्चों, आउटर में 5, आउटर में 5 होने की वजह से क्या होगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3, और ये पांचों के पांचों लॉस कर देगा तो 5, तो इनकी वैलेंसी बन जाएगी 5। 35 पे क्या होगा बच्चों, 35 पे आपका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है 7, ठीक है, तो आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नीड है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों 1। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं धीरे धीरे एक एक करके बताता हूं आपको। देखो ट्रिकी, सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें भी सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से। ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसका मतलब इसके बाद आएगा कॉपर और इसके बाद आएगा Ag। अगर आप इन्हें इंक्रीजिंग में लगाओगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, Ag पहले आ जाएगा, Cu बाद में, फिर N फिर K। तो ये सब लिखा जाता है बच्चों रिएक्टिविटी के ऊपर, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसी पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। तो जानते हैं बच्चों, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, गैलियम एंड सीजियम दो मेटल हैं, गैलियम एंड सीजियम दो मेटल हैं, जिनको अगर आप अपने हाथ पे रखे तो आपके हाथ पे ही क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये कहता है शो द फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम MgCl2। तो बच्चों Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और क्लोरीन का होता है 17, तो इसका हो जाएगा 287। अब यहां एक चीज देखो बच्चों, Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और Cl आपके पास 2 है, और इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स पता है कितने हैं, इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है बच्चों 7 दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो भाई Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +2 चार्ज हो जाएगा, और ये Cl जो है आपके, इनके ऊपर चार्ज पता है कितना आएगा -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है, गेन किया है। अब ये 2 थे, एक ये और एक ये, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है, और ये फाइनली आपका बन जाएगा MgCl2। ये हमने ट्रांसफर दिखा दिया इलेक्ट्रॉन का एक मेटल से
नॉन मेटल पर। क्लियर बात है बच्चों। तो 2008 में क्वेश्चन आया था, काफी दिन हो गए, ठीक है, लेकिन रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। चलो इसके बाद भी पूछा गया होगा नो डाउट क्वेश्चन। तो चलो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, नेम अ मेटल एंड नॉन मेटल विच मेक आयरन हार्ड। देखो बच्चों, आयरन को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है कार्बन। कौन बनाता है बच्चों? जब आयरन से आप स्टील बनाते हैं, आपको पता है जो एसएस होता है स्टेनलेस स्टील, उसमें Fe, निकल, क्रोमियम और वन मोर थिंग कार्बन, ये सब चीजें होती हैं। तो कार्बन इसको क्या बनाता है? हार्ड बनाता है। कहता है विच एलॉय विद एनी अदर मेटल मेक इट अमलगम। देखो अगर किसी भी एलॉय में एक मेटल मरकरी है तो उसे अमलगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो ये मरकरी हो जाएगा। विच इज यूज इन द गैल्वेनाइज्ड, तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग की जाती है। हुज आर्टिकल एक्सपोज टू एयर, ब्लैक कोटिंग किनके ऊपर आती है बच्चों? सिल्वर। ग्रीन आती है कॉपर के ऊपर, ग्रीन आती है कॉपर के ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मेटल डिस्प्लेस्ड जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट, गिव रीजन। देखो बच्चों, तो यहां पर सारा खेल रिएक्टिविटी का है। यहां पर सारा खेल रिएक्टिविटी का। ये पूछ रहे कि जिंक के सोल्ट से जिंक को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? कौन कौन ऑप्शन है आपके पास? कॉपर कर सकता है क्या? लेड कर सकता है क्या? मैग्नीशियम कर सकता है क्या? सिल्वर कर सकता है क्या? मैं आपको बता दूं, कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसके बस की नहीं है। लेड भी जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसके बस की भी नहीं है। अरे एमजी तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक को उड़ा देगा यहां से, ठीक है ना। एमजी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक को निकाल देगा यहां से। तो जिंक को डिस्प्लेस कौन कर पाएगा? जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा मैग्नीशियम। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो जो भी रिएक्टिव था वहां पर उस क्वेश्चन के अंदर जिंक से ज्यादा, वही उसको वहां से डिस्प्लेस कर सकता था। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तो लिंक बहुत ऊपर आते थे, ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बच्चों, द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, राइट द रिएक्शन। देखो बच्चों, ये जो रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाली बात करते हैं ना, ये एक्चुअली थर्माइट रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है ना। और इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है Fe2O3 के साथ, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ये भाई लिक्विड, दैट इज मोल्टन स्टेट में आपको Fe मिलता है, और जो कि वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो कोई पूछ ले कि वेल्डिंग में कौन सी रिएक्शन होती है? थर्माइट रिएक्शन यूज होती है, जिसमें एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है फेरिक ऑक्साइड से, और यहां से मोल्टन स्टेट में आपको मिलता है आयरन। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 भी। कहता है नेम द एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर कॉपर। तो बच्चों, जब इम्प्योर कॉपर को हम रिफाइन करते हैं तो एनोड हमेशा बनाते हैं इम्प्योर कॉपर को, कैथोड हमेशा बनाते हैं प्योर कॉपर को, और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं बच्चों एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। काउंटिंग लिटिल बिट मिस्टेक हो सकती है यहां पर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 20। सॉरी, क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, काउंटिंग में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। कहते राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच, अ मेटल विच इज सो सॉफ्ट इट कैन बी कट विद नाइफ। तो बेटा इतना ज्यादा सॉफ्ट मेटल जो नाइफ से कट हो जाए वो होता है सोडियम। कौन होता है बच्चों? सोडियम। अब उसके बाद कहता है मेटल एंड अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड टेम्परेचर। तो ये तो हम पहले भी रीड कर चुके हैं, आज रिपीटेड क्वेश्चन है 2015 में, फिर आ गया देखो। तो भाई एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो होता है ब्रोमाइन, और एक ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है वो होता है मरकरी, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन के आंसर हमारे आ गए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। चलो कहते हैं मेंशन द नेम ऑफ द मेटल फॉर द फॉलोइंग, टू मेटल्स विच आर एलॉयड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील। बेटा दो मेटल बताने हैं जो आयरन के साथ मिलकर उसे स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम एंड निकल। लिखे टू मेटल्स विच इज यूज्ड टू मेक द ज्वेलरी,
ज्वेलरी बनाने में गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर का यूज किया जाता है। तो ये बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है वाई आर आयनिक कंपाउंड बीइंग सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन केरोसिन। देखो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, पोलर एंड नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट होता है, हमने अलग से बता रखा है। देखो यहाँ पे जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं केवल पोलर सॉल्वेंट में, और जो इनसोल्यूबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, और नॉन पोलर कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर में। इसका मतलब ये है बच्चों, जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर में ही सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होते हैं। बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, तो यहां से मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि पोलर और पोलर में होंगे और जो नॉन पोलर होंगे नॉन पोलर में होंगे। अब जो वाटर होता है बच्चों अपने आप में पोलर कंपाउंड होता है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी अपने आप में पोलर होता है, तो इसलिए सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन केरोसिन नॉन पोलर होता है, इसलिए वो केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, ठीक है बच्चों, 48 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, वाई एल्यूमिनियम शीट डू नॉट कोरोड इजीली। भाई एल्यूमिनियम ना अपने आप में एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल होता है, और जब ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो अपने ऊपर एक Al2O3 एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि Al2O3 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो लिखा भी है एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड इजीली बिकॉज इट्स वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, form a thin protective layer of aluminum oxide over it, prevent it from corrosion। ये रिएक्शन और लिख देना इसमें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, दैट इज 49 के बारे में। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, कहते हैं व्हाई डज अ कॉपर वेसल गेट कवर्ड विद अ ग्रीन कोटिंग। देखो बच्चों, जो कॉपर वेसल्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन में, हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज को, जो हमारे कॉपर वेसल्स होते हैं, जो हमारे कॉपर वेसल्स होते हैं, जब वो एयर से कांटेक्ट में आते हैं तो इसके ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की CuCO3 की लेयर चढ़ जाती है, और इसका फॉर्मूला होता है CuCO3COH होल ट्वाइस, जो कि ग्रीन कलर की होती है। क्लियर बात है? तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अपने 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है अ कॉपर प्लेट वाज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, आफ्टर अ सर्टेन टाइम सिल्वर फॉर्म अ सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड इन द कॉपर प्लेट, स्टेट द रीजन व्हाई इट हैपन, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन है हमारा 2015 में पूछा गया है बच्चों। लिखा है कॉपर प्लेट को जब आप डिप करते हैं सिल्वर नाइट्रेट में, भाई कॉपर जो होता है ना, एक्चुअल में जो हमारा कॉपर होता है वो एक्चुअल में सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर जो होगा सिल्वर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट, क्योंकि ये उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। स्टेट द रीजन, तो रीजन भाई क्लियर है, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वहां से उसको डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने इस वीडियो के अंदर चैप्टर मेटल नॉन मेटल से लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। क्लियर बात है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने 2013 लिखा है, लेकिन वो 13 के बाद भी पूछे गए, तो ईयर मेंशन नहीं था, लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में मोस्टली क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं, और बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों रिपीट होते हैं, तो इसलिए PYQ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगा कि हमारा वीडियो आज का आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।